नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो ये हमारी जो वीडियो है जो टॉप 100 इसके अंदर अंश ये जो क्वेश्चन है सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास यानी हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है उससे संबंधित है। 100 के 100 क्वेश्चन हमारे एंशियंट हिस्ट्री से है। इन 100 क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी सी हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है ये भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास जो राम शरण शर्मा द्वारा लिखी गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। तो इस बुक को हम सारे को कवर करेंगे। साथ ही साथ ये आपको जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की, एचसीएस की, आरएएस की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये जो 100 क्वेश्चन का जो वीडियो है। तो ये वीडियो हमारा 4 पार्ट में आएगा। एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आजकल सभी एग्जाम में उनमें पूछने लगे हैं। यूपीएससी में तो हमेशा से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि आपके जो पीसीएस एग्जामिनेशन है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन है। जो आपके एसएससी है उसमें भी फिर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लगभग अभी जो जितने भी एग्जाम हैं उन सब में क्या है भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्या क्या मैं था हमारा जो हमारी जो पोलिस्ट्रोसिन जो युग था उसमें जो हमारी जो जलोढ़ मृदा के जो मैदान है उनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। दूसरा कहता है भी प्राचीन काल में संचार का एकमात्र माध्यम नदियां थी, जिससे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। तो पूछा गया कौन सा कथन हमारा सही है, तो इसका दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं, तो राइट आंसर होगा सी। तो क्योंकि जलोढ़ जो मृदा का जो निर्माण है वो हमें लिए पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जब से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ तभी से हम हमारी जो मानव प्रजाति है वो क्या हुए बहुत अधिक मात्रा में उन्नत हुई है। क्योंकि समतल जगह में रहने के कारण उन्हें आवासों के निर्माण किए थे। शिकार की पद्धति को छोड़कर उन्होंने कृषि जैसी पद्धति को अपनाया था। ठीक है, तो साथ ही साथ इसी के कारण हम जो जलोढ़ के जो मृदा के मैदान है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ होते हैं। और साथ ही साथ ये जो मैदान है वो नदियों के पास में होते हैं, तो यहाँ जल के स्रोत भी काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है। तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ था वो कहाँ पर, जो पैलेस्ट्रेन्स जो युग था उसके अंदर ये हुआ था। और जो पहले क्या था, अभी जिस प्रकार के संसार के हमारे पास इतने माध्यम नहीं थे, जो भारी वस्तुएं होती थी उनका निर्माण यानी जो आयात निर्यात करते थे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना होता था, हमें जो नदियों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी आज के टाइम पे भी देखते हैं ये सबसे सस्ता जो पड़ता है। साथ ही साथ इससे भारी सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका होता है हमारा राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हड़प्पा कालीन जो कथन है, जो हम निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कहता है जो हड़प्पा कालीन जो लोग थे वह जो टीन की जो प्राप्ति, जो टीन जो धातु होता था जिससे वे कांसे का निर्माण करते थे, वह राजस्थान से किया करते थे। ठीक है, अगला कहता है भी जो सातवाहन साम्राज्य था में बने जो शीशे के जो सिक्के थे का विकास आंध्र प्रदेश के आसपास हुआ था। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये हम देखते हैं जो हमारा सातवाहन काल था वो काफ़ी इन सिक्कों के लिए या अपनी जो उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी कहीं इस प्रकार से हम चर्चा यानी हम कह सकते हैं इसको बहुत पढ़ते हैं। काफ़ी बार इसका हर पेपर के अंदर की अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन सातवाहन वंश से बनाया ही जाता है। ठीक है, तो इसके भी दोनों के कथन हमारे सही हैं, तो राइट आंसर इसका भी होता है सी। ठीक है, तो हम हड़प्पाकालीन जो कोप्पर जिस प्रकार से हमें जो हाउस मिली थी, जैसे नर्तकी की मूर्ति मिली थी, उसी साथ साथ कुछ बर्तन भी वहाँ से मिले थे जो कॉपर के मिले हुए थे। तो कॉपर से बने हुए हमारे बहुत कम मात्रा में यूज़ करते थे, मगर क्या करते थे इससे वह यूज़ करते थे। और उससे वह क्योंकि कॉपर में मिलाते थे वह तांबे के अंदर टीन का मिश्रण करके बनाते थे। जो टीन था वह लगभग राजस्थान से आयात किया जाता था। ठीक, तो राइट आंसर होता है इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है थेरी कथा उन बहुत थोड़े शेष बचे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक है। कौन से, जिनका श्रेय किसको दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। किसको, महिलाओं को। तो जैसे भी हम देखते हैं कि कोई भी एग्जाम हो वो महिलाओं पर कितना अधिक गौर करता है। तो ये एक ग्रंथ था जो महिलाओं से संबंधित है, उसका श्रेय महिलाओं को दिया जाता है। तो ये ग्रंथ था वह किससे संबंधित था, तो ये हमारा संबंधित था बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो ये लेकर तो ये किससे संबंधित था, हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित था। जो हमारा जो थेरी गाथा था वह बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, जिसमें क्या था महिला के सामाजिक आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में बताया गया था। साथ ही साथ इसमें क्या था भी जो महिलाओं के जो परित्याग के जो अनुभव था भी किस प्रकार से जो महिलाएं थी वह अपनी घर गृहस्थी को में ले लेती, अपने सारे परिवार को छोड़ देती थी, उस प्रकार के त्याग को इसके अंदर बताया गया था। यह उन बहुत से थोड़े से यानी जो शेष जो जितने भी बचे थे उनमें से एक है जिनमें महिलाओं को श्रेय इसका दिया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का सूतक पिटक है जो कि लघु पुस्तक मानी जाती है। तो सूतक पिटक इसमें संबंधित है, हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहते हैं भी प्राचीन काल में जो सुनीपाद निम्न में से क्या था एक, तो सुनीपाद ये क्या था भी महात्मा बुद्ध के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ था।
ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जिस प्रकार से जो गाय है या जो पशु है उनका भी हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण किया चाहिए। इसके अंदर जो हमारी जो गाय का जो वध होता था उसके खिलाफ करते प्रति विरोध दर्शाया गया था। तो महात्मा बुद्ध का ये भी मानना था कि वह कहते थे भी यानी जो पौधों के साथ साथ पशु भी ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्य को भोजन देते हैं, मनुष्य के जीवन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या था, एक हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ था सुनीपाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है जो ऑस्ट्रो एशियन भाषा मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती थी। कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में। दूसरा, जो इंडो आर्यन भाषा बोले जाने वाले की संख्या सबसे अधिक थी इंडो आर्यन वालों की। तो ये जो इंडो एशियन थी भाषा थी, ये तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बोली जाती थी, ये बात तो सही है। जबकि इसका जो दूसरा कथन है वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो इंडो आर्यन थे उससे जो हमारी जो द्रविड़ जाति थी यानी द्रविड़ भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनसे क्या थे, उनकी संख्या थोड़ी कम थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो बोली जाती थी लगभग ये भाषा बोली जाती थी हमारी जो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इसी के साथ जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में कहीं यह भाषा बोली जाती थी। और ये जो इंडो आर्यन तो भाषा होती थी ये कहीं न कहीं वैदिक संस्कृति क्या होती थी इसके अंदर शामिल होती थी। और इसी की उपभाषा के रूप में जो हमारी जो हिंदी है, बंगाली है, असमिया है, ओडिसी है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है या सिंधी है, वह इसी भाषा से क्या होती है, इस इन जो यानी इन भाषाओं का इसी से क्या होता है, जन्म होता है। इसी के साथ जो ऑस्ट्रो एशियन प्रजाति है इसी के सॉरी जो भाषा ही होती है इसी के अंदर जैसे एक दो होते थे मुंडा और मोर, दो यानी एक प्रकार के जो भाषा के अंदर विभाजित की गई थी। जो मौन खेर होते थे वह खासी भाषा जो खासी थी भाषा का प्रतिनिधित्व करते थे, जो कि उत्तरी पूर्व भारत में मेघालय में खासी और जैंतिया पहाड़ों के आसपास ये भाषा बोली जाती थी। जबकि जो मुंडा जो तो जाति थी वह बहुत काफ़ी बड़े क्षेत्रों के अंदर पाई जाती थी, जो कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इस क्षेत्र के अंदर जो कबीलाई क्षेत्र थे उनके द्वारा ये इंडो आर्य एशियन जो भाषा थी वह उनके द्वारा बोली जाती थी। ठीक, तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ओनली बी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है वो जो निग्रेटो प्रकार के जो लोग थे वह अंडमान निकोबार में तमिलनाडु में अवस्थित है, यानी इस क्षेत्र में ये जो नेग्रेट नाम के जो प्रकार के जो लोग थे वो रहते थे। उसके बाद में जो मंगोलिस्ट होते थे वो हिमालय क्षेत्र में रहने वाले छोटे कद के मनुष्य और का एक समुदाय होता था। उसके बाद में कोकेसाइड के अनुसार सबसे विशालकाय जो शारीरिक संरचना वाले होते थे। जो हमारे जो कोकेसाइड अनुसार के जो व्यक्ति थे उसमें कहा गया भी सबसे जो विशालकाय जो प्रजाति थी वह यही थी। तो हमसे पूछा गया इसका कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है डी। ठीक है, तो इसका तीनों के तीनों कथन हमारे सही हैं। तो जो हमारे जो नेग्रोटिक्स थे ये क्या थी, कुछ मानव जो रहते थे उनके जो शारीरिक संरचना के आधार पर उनको विभाजित किया गया था। तो जो नेग्रोट प्रकार के थे वो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप में था, तमिलनाडु का क्षेत्र था, वहाँ पर ये रहा करते थे। साथ ही साथ इनकी क्या थे, इनका जो कद था वह छोटे था, चेहरा भी छोटे था और कहीं न कहीं इनके जो होठ थे वह भी पतले हुआ करते थे। उसके बाद में हमारी जो एक और जाति थी जिसको हम ऑस्ट्रेलियन के मानते थे, ये भी कहीं न कहीं छोटे होते थे, मगर ये जो नेग्रोट्स होते हैं उससे थोड़े काफ़ी बड़े होते थे। उसके बाद में हमारे जो मंगोलिस्ट थे ये भी क्या होते थे, इनका कद भी छोटा होता था, शरीर भी यानी शरीर पर जो बाल थे वो भी थोड़े कम होते थे, थोड़े से चिपटे हुआ करते थे और ये हिमालय का जो क्षेत्र था उसके आसपास रहते थे। उसके बाद में जो कॉकेसाइड है वो यानी सबसे विशालकाय और सबसे जो हम कहते हैं बाहुबली टाइप के जो व्यक्ति थे उनका जो चेहरा था वह लंबा था, साथ ही साथ वह कई उनकी जो शरीर शारीरिक संरचना थी वह काफ़ी मजबूत थी। और ये कहाँ पर लगभग ये हमारा जो ये जो इंडो आर्यन क्षेत्र है इसके आसपास ये या द्रविड़ क्षेत्र है इसके आसपास ये रहा करते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो डी, यानी चारों के चारों कथन इसके तीनों के तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहते हैं जो हड़प्पा कालीन जो लोग थे या वो क्या कहते थे, जो हमारी जो लेखन पद्धति थी उससे क्या थे, अज्ञात थे। ठीक है, यानी लिखना वगैरह नहीं जानते थे। अगला कहता है ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग लेखन पद्धति के ज्ञाता थे मगर लिखावट को पढ़ा नहीं गया। अगला कहता है भारत में पढ़ी जाने वाली जो लिखावट थी वह अशोक के समय के से ही हमें प्रारंभ होती है, जो अशोक के समय से हमें लिखनी प्रारंभ होती है। ठीक है,
तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसमें से सत्य है, तो सॉरी असत्य कथन पूछा गया। तो असत्य कथन कौन सा है? भी हमारा जो पहला कथन है वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा है भी जो हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है, जिसको हमने काफ़ी भी अभी पढ़ा नहीं गया, एक संकेतात्मक तौर की लिखावट है, ठीक है, जिसमें आकृतियाँ सी बनी गई है, मगर अभी इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। और एक जो हमें कह सकता है भी जो हमें केवल और केवल अशोक के समय थी, तो ये बात भी हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जो वो हमारा जो काल था, उसके अंदर भी जो भाषाएं थी उसको हम कहीं ना कहीं पढ़ सकते थे, ठीक है। इनका बहुत अधिक मात्रा में जो वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, मगर ये ऐसा नहीं है भी पढ़ा ही नहीं जा सकता था उससे पहले। हाँ, दूसरा कथन हमारा गलत है, ठीक है। भी जो ताम्र प्रशासनिक लोग थे वह लेखन पद्धति जानते नहीं थे, वह बिल्कुल इससे अज्ञात थे, ठीक। तो पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो 1 और 3 असत्य है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका, सॉरी असत्य पूछा गया ना हमसे, असत्य तो केवल और केवल दूसरा है, तो दूसरा इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, तो हम सत्य के अनुसार से अगर सी होगा, और असत्य पूछा गया तो केवल और केवल 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वीरो जो प्राचीन काल के अंदर जो मेगालिथ शब्द प्रयुक्त किया जाता था, ये मेगालिथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था, तो ये हमारा क्या होता था, जब दाह संस्कार के अंदर जो सामग्रियां डाल दिया जाती थी, ठीक है, जब दाह संस्कार होता था, तो इन लोगों का मानना था कि व्यक्ति को क्या भी अपने समय से पूर्व भी अपने यानी नेक्स्ट इन वस्तुओं की क्या होगी आवश्यकता हो सकती है, तो साथ साथ जो इनके जो कुत्ते थे उन्हीं को इनके साथ दफना दिया जाता था, इनके जो सामान थे किसी प्रकार के आभूषण वगैरह थे वो भी इसके दफना दिया जाता था। तो इस जो सारी प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया को हम कहीं ना कहीं क्या कहते थे, एक मेगालिथ के नाम से बताते थे हमारे प्राचीन काल के अंदर, ठीक। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी, इसका राइट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भी जो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है भी और भी पूछा जा सकता है, या इसको घुमा करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रेडियो कार्बन विधि के बारे में। पहला कहता है भी यह विधि प्रत्येक जीवित और मृत वस्तुओं की आयु का निर्धारण कर सकती है। कौन सी? चाहे वो वस्तु जीवित हो, चाहे वह क्या हो, मृत हो। अगला कहता है इस विधि के अनुसार कार्बन क्षरण की आयु का अनुमान लगाया जाता है। अभी जैसे जैसे जिस प्रकार से हमारा जो कार्बन होता है उसका धीरे धीरे कम होना होता है, उसी से क्या होता है, इसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक। और इस विधि के द्वारा हमने कहा भी 10,000 से अधिक वर्ष की आयु का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 10,000 कहा गया है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसका सत्य है, तो इसका हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, बिल्कुल सही है। जबकि इसका जो पहला कथन है, तो कार्बन डेटिंग से हम केवल और केवल जो प्रत्येक जीवित वस्तु होती है उसका अनुमान लगा सकते हैं, न कि मृत वस्तु का, जो इसको हम कार्बन 14 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ इसके साथ जो अधिकतम कितना, हम 70 वर्ष की जो होता है कितना हमारा, जो हम जो 70 वर्ष तक के किसी वस्तु की आयु है उसका अनुमान लगा सकते हैं, न कि 10 वर्ष तक की, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होता है, तो इसका जो राइट आंसर तो होता है सी। कम से पूछा गया हमसे कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य केवल और केवल हमारा जो 2 है, तो इसका जो राइट आंसर 2 होता है, मगर ये हमारे ऑप्शन के अंदर ही नहीं है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भी इसका जो उत्तर है केवल केवल 2 होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आंसर पे। तो इससे होता क्या था, रेडियो कार्बन विधि था, इसमें जैसे हम ना मापते थे भी जो हमारी जो क्या कहते थे भी जो रेडियो कार्बन जो अर्धकालीन काल, यानी जिसका जो आधी बज जाती थी तो उसका जो काल था वह 5,568 रह जाती थी ये, जब उसके यानी जो यानी जब उसके अंदर आधा कार्बन मिलता था, तो हम कह सकते थे ये जो वस्तु है वो लगभग इतनी पुरानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं हम धीरे धीरे जैसे यानी वस्तुओं का जैसे समाप्त होना होता है भी, इसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम होती जाती है, जैसे जैसे कम होती जाती है उसी प्रकार से हम इसके आयु का अनुमान लगा सकते हैं। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा यदि देखा मैं 70,000 पुरानी वस्तु होती है, उसी तक ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, कुषाण काल में जली हुई जो मिट्टी से बने वाले सिक्कों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, किसके अंदर, कुषाण काल के अंदर, ठीक।
अगला कहता है हमारा जो सर्वाधिक भारतीय सिक्के कहाँ पर हमें मौर्य काल में प्राप्त हुए। जो भारत के जो सिक्के हैं वो कहाँ पर, मौर्य काल के अंदर। अगला कहता है उत्तर वैदिक काल में जो कौड़ी सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई है, कहाँ पे, उत्तर वैदिक काल के अंदर। जो कौड़ी, कौड़ी क्या थी, एक यानी जो हमारा जो यानी सिक्के थे उसी का क्या थी, एक प्रकार थी। और ये सर्वाधिक काल कौन सा, जो उत्तर वैदिक काल था उसमें प्राप्त हुई है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसके हमारे तीनों के तीनों कथन हमारे क्या है, सही है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है मौर्य काल में किन जो धातुएं थी उनके सिक्के विद्यमान थे। तो किन किन के धातु के अंदर सिक्के मिलते थे हमें मौर्य काल के अंदर। तो हमें इसके अंदर जो शीशे के भी, जो प्रोटीन के भी, तांबे के भी, कांस्य के भी, यानी सभी प्रकार के सिक्के हमें मौर्य काल के अंदर मिलते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से किस राजा द्वारा अशोक के दो, तो पूछा गया है निम्न में से किस राजा के द्वारा अशोक के जो दो स्तंभ कहाँ से, मेरठ से और टोपरा से स्थानांतरित करके दिल्ली लगाए गए थे, या दिल्ली लेकर आए गए थे, कौन से ऐसे थे। तो ये किसके द्वारा लेके आए गए थे भाई, ये लाए गए थे हमारे जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके द्वारा ये काम किया गया था। ये वहाँ के से दो हमारे जो हम कह सकते हो स्तंभ थे, ये स्तंभ इनके द्वारा लेकर आए गए थे, किसके, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक, तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, क्योंकि वीडियो में कोई किसी प्रकार की थोड़ी सी दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से आगे ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ठीक।